हाँ, आप अलग से प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट खोल करके बोलोगे कि हाँ भाई, मुझे अब अलग से लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पिरेशन ये सब पढ़ना है, तो तुम अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर रहे हो। और साथ में जो तुम्हारा कंसंट्रेशन या डेवलप हुआ होगा इस यूनिट को पढ़ते हुए, तुम उसे डाइल्यूट भी कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते जा रहे हो, उन्हीं टॉपिक्स को एलोबरेट करो वहीं पर, और तब चीजें ज्यादा बढ़िया दिखाई देंगी। सिमिलरली जब आप यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, उसके लिए भी एक अच्छी सी किताब है एसेंशियल सेल बायोलॉजी, अल्बर्ट की। अल्बर्ट ब्रूस की आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल भी आती है, वो डिटेल्ड में है और ये थोड़ा सा शॉर्ट में है। अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो ये किताब अच्छी है। या फिर इसके अलावा एक लॉडिश की होती है, लॉडिश बड़ी अच्छी किताब है। तो यहां भी जब आप इनके पार्ट्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा पेरोक्सिसोम, तो भाई पेरोक्सिसोम्स की लिपिड वाली रिएक्शन भी पढ़ लो, और ये आपकी यूनिट नंबर 1 में भी थी। जब आप प्लास्टिड्स की बात कर रहे हो तो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस को भी देख लो। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट की जब आप बात कर रहे हो तो वापस वहीं के अंदर आ गए हम लोग। मतलब जो जहां पर चीज है उसको वहीं पर डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, चीजों को बिगाड़ो मत। अगर आप चीजों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हो, कहते हो कि अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते 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 उसके अंदर आ गया ग्लाइकोलाइसिस की थोड़ी सी स्टोरी, फिर आप कहो नहीं ये तो सेल बायोलॉजी थी, वो तो बायोकेमिस्ट्री है, मैं नहीं पढ़ सकता इसको यहां पे, ये काम मत करो। विज्ञान तभी समझ में आता है जब हम उसे हर उस रेफरेंस में पढ़ने की कोशिश करें जो रेफरेंस हमारी समझ में आ जाए। फंडामेंटल प्रोसेस, डीएनए बायोलॉजी, और इसके लिए वाटसन की किताब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन काफी अच्छी किताब है। लोग बहुत सारी और बुक्स भी फॉलो करते हैं। अगेन कौन सी बुक में तुम कंफर्टेबल हो ये तुम्हारे ऊपर है, ये मेरे जस्ट सजेशंस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही परफेक्ट है। देन फंडामेंटल प्रोसेस के बाद में हम लोग आते हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये काफी ब्रॉड है, लेकिन इसमें से भी काफी कुछ बातें जो आप सेल बायोलॉजी में पढ़ करके आए हो वही बातें यहां पे काम आती हैं। इसमें माइक्रोबायोलॉजी की टोटोरा, इम्यूनोलॉजी की क्यूबी, और मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की लॉडिश, ये काफी यूजफुल हैं किताबें। इन किताबों में जितना भी एक्सपेरिमेंट की बात दे रखी है वो जरूर करनी चाहिए हमें। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये सेशन पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इन सिलेबस को बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं कर रहा कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इन यूनिट्स में क्या था मोटे मोटे रूप से और क्या इनकी प्राइमरी बुक्स है। यूनिट नंबर 8 में जेनेटिक्स थी, तो यूनिट नंबर 13 में आपके मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें से ये जो दो मेथड्स हैं ये आपकी यूनिट नंबर 1 में जा चुके हैं पहले से, या फिर यूनिट नंबर 3 के साथ, ये आपके यूनिट नंबर 2 में कवर हो जाने चाहिए, या फिर यूनिट नंबर 4 में। बायोफिजिक्स मेथड भी, ज्यादातर मेथड्स आपके यूनिट नंबर 1 में ही प्रोटीन पढ़ते पढ़ते आप निकाल देना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मेथड आप जेनेटिक्स पढ़ते हुए निकालोगे, रेडियो लेबलिंग मेथड आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए निकालोगे, माइक्रोब्स पढ़ते हुए माइक्रोस्कोपी निकालोगे, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल मेथड्स, इसे जनरली हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के साथ पढ़ते हैं, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको अलग से करना पड़ेगा। और मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, ये आपकी इकोलॉजी की डिमांड है। मैं ये बोल रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं ये तो ऑलरेडी आप बाकी बाकी यूनिट्स में खत्म कर चुके। अगर आप कहोगे कि भाई हम माइक्रोबायोलॉजी जब आप पार्ट पढ़े थे माइक्रोब्स और उस टाइम माइक्रोस्कोपी आई और आपने छोड़ दिया कि नहीं नहीं इस यूनिट में डिफाइन नहीं है, भाई अगर माइक्रोस्कोपी को तुम वहीं पर समझोगे तो तुम ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था इन यूनिट्स का। और जो मेरी चॉइस है यूनिट्स की, वे चॉइस है क्योंकि ये सीरीज में है यूनिट्स 1 2 3 4 8 12। लेकिन मैं हूं, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए कौन सी यूनिट सही रहेंगी। इस डिसीजन को किस बेस पर करेंगे ये भी हम लोग समझ लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन यहां पर आपको कम से कम टेबल में ये पता है कि कौन सी यूनिट्स कितना कंट्रीब्यूट करने वाली है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं अब से करीब 5-6 मिनट के ब्रेक के बाद, और तब हम शुरू करेंगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। जैसे मैंने अपने बेस पर यूनिट्स पिक की हैं, तो मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल दे रहा हूं कि किस बेस पर हम लोग ये सिलेक्शन करते हैं। आगे हम लोग ये भी समझेंगे और जो बातें आएंगी
कि सिलेक्शन में क्या क्या और पॉइंट कंसिडर किए जाने चाहिए। ओके, तो मैं ये कॉल ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है जी, तो लेट्स कंटिन्यू अगेन। हम लोग बात कर रहे थे कि टॉपिक का सिलेक्शन किस बेस पर होना चाहिए। पहली चीज, आपको वो टॉपिक करने चाहिए जो कंटिन्यूएशन में हो। मतलब आप एक तरफ तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर सडनली आप एक तरफ कुछ और ही एंटायरली डिफरेंट टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मत करो। कहानी को जहां एक यूनिट में छोड़ा गया है, तो उसके बाद की वो यूनिट करो जिसमें वहां से आगे कहानी जाती हो। इसलिए मैंने जो यूनिट के नंबर दिए थे, ये वही थे जो कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। आपके काम करने की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ऑप्टिमल फोरेजिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसका मतलब होता है कि भाई हम केवल उन टॉपिक्स को करना चाहते हैं जिन्हें करने पर हमें ज्यादा एडवांटेज मिले। और अगर सपोज करो कि आप ये कह रहे हो कि भाई हम बहुत मेहनत करने के बाद में 4-5 नंबर के लिए हम काम कर रहे हैं, नहीं। मतलब तरीका ऐसा होना चाहिए कि मेहनत कम हो और नंबर ज्यादा हो। जब भी आप अपनी कोई यूनिट तैयार कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स और डायग्राम बनाओ, लंबे लंबे नोट्स मत बनाओ। 1,500 पन्नों को लास्ट डे पर रिवाइज नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आप हमेशा बड़े टॉपिक्स को एक सिंगल पेज पर डायग्राम के रूप में या शॉर्ट नोट के रूप में तैयार करो। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर समझो और समझो कि उनके सॉल्यूशंस क्यों हैं। क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन क्यों है, ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन इसके बाद में आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि भाई आप जो काम कर रहे हो आप उसे करना चाहते भी हो या नहीं। अगर आप डर करके काम कर रहे हो तो फिर तो हो गया काम आपका। इसलिए सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट बात, आप जब भी किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपका बिहेवियर होना चाहिए कि या तो करें या फिर मरें। मरने के लिए नहीं बोल रहा, बट अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर हमने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो हमारी लंका लगने वाली है, इसलिए हमें सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब आता है इसका पार्ट 3, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई डेप्थ क्या है टॉपिक की। जिन भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं डीएनआर एप्लीकेशन की बात करूं, तो डीएनआर एप्लीकेशन तो तुमने 12वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, तुमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तुमने मास्टर्स में भी पढ़ा है। बट क्या हर जगह हम लोग सेम डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं? इसलिए टॉपिक की डिमांड क्या है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास एक यूनिट नंबर 3 में एक लाइन है, आरएनए पॉलीमरेज, कैपिंग, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक प्रोसेस की बात करूं तो उस प्रोसेस को आपको कैसे करना चाहिए, हम लोग उसको बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि हमें आरएनए की प्रोसेसिंग की बात करनी है। तो हमने कहा कि आपके पास एक डायग्राम बनाने के पास जगह होनी चाहिए हमेशा। लिख करके आप लाइनें बना रहे हो, उससे आप कभी रिवाइज नहीं कर पाने के और ना ढंग से समझ पाने के। लर्निंग के लिए प्रिंसिपल है कि आप चीज को समझो, डायग्राम ड्रॉ करो और तब आप उसको ज्यादा अच्छा रिवाइज कर पाओगे। तो जब मैं डीएनए से आरएनए बनाता हूं, तो मुझे यहां पर आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह के होते हैं, मुझे यहां पर जैसे कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं तो सिग्मा फैक्टर कितने तरह के होते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो जिक्र आता है, मुझे इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रमोटर, टर्मिनेटर, हमें यह बात भी करनी आनी चाहिए। जब आपका आरएनए बन जाता है शुरुआत में, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस आरएनए, और जब आप इस आरएनए को कैप लगाते हो, M7G की कैप, तो ये केवल एक जस्ट एक प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें कम से कम 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली बात, कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल हुए। जब आप कैपिंग पढ़ते हो तो कैपिंग में आपके पास 2 या 3 एंजाइम्स के नाम आते हैं, जिनमें से मिथाइल ट्रांसफरेज भी है, ग्वानिल ट्रांसफरेज भी है, और एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज भी है जो फॉस्फेट आता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ATGC या GU, इनमें से कौन से बेस इस्तेमाल हो रहे हैं कैपिंग में और कहां पर हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप कहां कहां पर ऐड हो सकते हैं और जहां जहां पर ऐड हुए हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि 5 प्राइम 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनता है यहां पर, जो कि यूनिक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए
कि जो इस बॉन्ड में 3 फास्फोरस हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स के फास्फोरस की पोजीशन होती है अल्फा बीटा गामा, इनमें से आरएनए के कौन से हैं और जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है जीटीपी उसके कौन से हैं। मतलब आपको बहुत बारीक लेवल पर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जब आप इसके बाद स्प्लाइसिंग की बात करते हो तो स्प्लाइसिंग करते हुए भी आपको प्रोटीन्स, आपको जो एसएन आरएनएज होते हैं उनका ज्ञान, आपको आरएनए आरएनए और साथ में जो आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस इस्तेमाल हुए हैं यहां पर, आप उनको पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट क्या होती है, सीक्वेंस क्या है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट क्या होती है, सीक्वेंस क्या है, और साथ में ब्रांच पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि कैसे यह सिस्टम पहचान पाता है। आपको पता होना चाहिए दो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, कि ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको लैरिएट की फॉर्मेशन के पीछे कौन सा बॉन्ड और कौन सा न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हुआ, और न्यूक्लियोटाइड में कौन सी कार्बन की पोजीशन इन्वॉल्व हुई। फिर जो इनके अलग और वेरिएंट हैं कि भाई स्प्लाइसिंग में अलग अलग तरह के वेरिएशन भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है, आपको उनकी भी बातें पता होनी चाहिए। स्प्लाइसिंग करने के बाद में जब आप पॉली एडिनाइलेशन पे आते हो, पॉली ए टेलिंग पर 3 प्राइम पर, तो आपको वहां जो एंजाइम इस्तेमाल हुए हैं जैसे कि क्लीवेज फैक्टर्स, पॉली ए पॉलीमरेज, या फिर जो दूसरे प्रोटीन्स इस्तेमाल हुए हैं इनकी इंपॉर्टेंस और नाम। जैसे कि प्रोटीन्स के रूप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, दो फैमिलीज में है, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, कौन सा बाहर मिलता है, इनके रोल क्या है, कितने एडेनिन ऐड होंगे, पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। मतलब हम लोग चाहें तो आधे घंटे के अंदर वो सारी बातें लेके आ सकते हैं यहां पर एक डायग्राम के रूप में, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर इमेजिन करो कि भाई हम लोग एक पेज के ऊपर किसी प्रोसेस की समरी तैयार कर सकते हैं उसके उन डिटेल पॉइंट के साथ में, तो इसका मतलब पता है क्या है, एक तो आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप ये काम कर पाओगे, और दूसरा अब आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही पेज पर है। और ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसी अकेले डायग्राम में से नेट में कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी के अंदर केवल। तो ये वो चीज है जिसमें कम मेहनत करके ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो हमेशा रे डायग्राम्स, टेबल्स और चीजों को समराइज करना ये आना चाहिए। अब बात आती है पार्ट 4 की। पार्ट 4 कहता है कि आई कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, हाउ टू रिमेंबर। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह शिकायत है, आप अपना, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ये इशू है कि आप याद नहीं रख पाते, आप भूल जाते हो, तो व्हाट्सएप पर टाइप कर दो यस। अगर आपके साथ भी ये इशू है तो यहां नहीं, व्हाट्सएप पर, तो उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोगों के साथ में ये इशू है। तो फिर हम लोग उसको उसी इंटेंसिटी के साथ समझ सकते हैं। ओके, तो मोर और लेस सबके साथ इशू है ये, मेरे साथ भी है, डोंट वरी। जैसे कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। हाँ, मुझे पढ़ाई की बातें याद हैं, लेकिन मुझे लोगों के नाम याद नहीं है। अब पहले तो इस बात को समझते हैं कि जो तुम्हें लगता है इसमें सच्चाई कितनी है। तो पहले तो हमें अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या रियली में हमें याद रखने में दिक्कत आती है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप जहां भी रहते हो, जो आपका घर है, जहां आप पले बड़े हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब जस्ट यहीं पर बैठे बैठे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सोचो कि आपके घर के राइट हैंड साइड पर क्या है और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, घर के सामने क्या है और घर के पीछे क्या है। आई होप तुमने देखा होगा निकलते आते जाते हुए। अगर अड़ोस पड़ोस में घर हैं, सामने भी घर हैं, तो क्या तुम्हें उनमें से किन्हीं लोगों के नाम याद है, कि जैसे राइट हैंड साइड वाला जो घर है वो घर किस रंग का है, क्या उसमें कोई पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ किस टाइप का है, और वहां पर कौन कौन रहता है।
अगर सबका भी नहीं पता तो क्या एक दो लोगों को जानते हो? फिर अपने घर से बाहर निकलो। अभी फिजिकली बाहर नहीं निकलना, केवल दिमाग को लेके बाहर निकलना है। तुम्हारा दिमाग बाहर जा रहा है। दरवाजा खोलो अपना। घर से बाहर तुम निकल चुके हो। किस लिए बाहर निकले हो? शायद दुकान पर ब्रेड या दूध लाने के लिए। तो जब तुम उस दुकान पर पहुंचे तो क्या तुम्हें उस दुकान वाले की शक्ल याद है, जिससे तुम हमेशा दूध लेकर के आते हो, ब्रेड लेकर के आते हो? क्या तुम्हें याद है कि उसका नाम क्या है? या फिर जब तुम कॉलेज जा रहे हो तो क्या कॉलेज जाते हुए रास्ते में कोई बंदा याद है तुम्हें? हो सकता है बस का कंडक्टर हो, या फिर जहां तुम अपनी बाइक खड़ी करते हो वहां पे स्टैंड वाला बंदा, भाई साहब, या फिर कैंटीन वाला भाई। तो अगर तुम्हें ये सब चीजें में से कुछ भी याद आ रहा है तो ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है कि तुम्हें याद करने में दिक्कत है। दिक्कत याद करने में नहीं है, दिक्कत यह है कि तुम्हें पढ़ाई की बातें याद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली कल बहुत सरप्राइजिंग तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर, नोबडी कैन बिलीव कि अचानक क्या हुआ उसे, कि वो एक्टर हम लोग के बीच में नहीं रहा। क्या तुम लोगों को उसका नाम याद नहीं है? या तुम्हें याद है कि उसकी कोई मूवी भी तुमने कभी देखी हो कभी? या तुम्हें याद हो कि उसने एक मूवी में काम किया था, पीके नाम की मूवी, और पीके नाम की मूवी में वो जो हीरोइन था उसको मिला था एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पे किसी का कुछ शो चलने वाला था, जिसके टिकट के लिए ड्रामे चल रहे थे। क्या तुम्हें याद है कि वो जिसका शो था, वो शो मतलब जिसको वहां प्रेजेंट करना था अपने आप को, जिसके शो के टिकट के लिए वो मरे जा रहे थे, उस बंदे का नाम क्या था? क्या तुम्हें याद है कि जो वो एक नालायक बूढ़ा आदमी था जो टिकट लेकर के खुद जाना चाह रहा था, उसके कपड़ों पर क्या पूछा उस लड़की ने, कैसे उसे ह्यूमिलेट किया था? तो फिर अगर ये सब बातें याद हैं, तुमने मूवी अगर देखी है तो याद भी होंगी शायद। जैसे कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रहती हैं, बशर्ते कि हमारा उसमें इंटरेस्ट हो। तो अगर मैं इस तरीके से चीजों को अरेंज करना शुरू कर दूं कि भाई आपको क्या क्या याद है, तो यकीन मानो तुम्हें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे माइंड में जो याद है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बैठ करके चलो 100 लोगों के नाम लिखते हैं, तुम सडनली 100 लोगों के नाम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ऐसा हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना शुरू करें कि अपने आप से क्वेश्चन करते जाएं, चलिए क्वेश्चन करते हैं, मेरे घर के पड़ोस में राइट हैंड साइड पर कौन रहता है उनके नाम, लेफ्ट हैंड साइड पर कौन रहते हैं उनके नाम, सामने कौन रहते हैं उनके नाम, मेरे मामा चाचा के बच्चों के नाम, मेरे मामा चाचा के नाम। मतलब अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चन पूछता जाऊं तो फिर आंसर मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे, और 100 तो छोड़ो, आप 500 नाम लिख लोगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन याद रहती है तो फिर कुछ इंफॉर्मेशन याद क्यों नहीं रहती? इंपॉर्टेंट है कि हमने इंफॉर्मेशन लेते हुए एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर ऑफ ब्रेन, इसका इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई प्रोटोकॉल के थ्रू ये काम होगा, ये हमारे माइंड के नॉर्मल फंक्शन है। जब मैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन की बात करता हूं ब्रेन की, तो इसमें एक है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी हमेशा मुझे ये कहती है कि मेरी एबिलिटीज, कि मैं अलग अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। जैसे कि जब हमारी माताजी घर में खड़ी होकर के आलू की पकौड़ियां बना रही हैं, और जब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कि धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है उसे मारने का तरीका कैसे है, कि ये दो डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग हर रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी हमें सुविधा प्रोवाइड कराती है कि हम अपने डिसीजंस को चेंज कर सकें अलग अलग एनवायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने छत पर खड़े होकर के जंप करना चाहते हो और तुम जंप कर गए, छत से नीचे नहीं, छत पर जस्ट ऐसे कूद रहे हो। लेकिन जब तुम किसी जायंट व्हील में बैठे होते हो और जायंट व्हील चल रहा होता है, तब तुम उसमें खड़े होकर के कूदने की कोशिश करो, तुम्हारा माइंड कहता है नहीं, पागल हो गया क्या, गिर जाएगा। जो तुम्हारा ये बिहेवियर है जो तुम्हें सिखाता है कि कब क्या करना है चीजों के साथ में, ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। काम को करना, रोकना, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ कंट्रोल। ये हमें अनेबल करता है कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें और इंपल्सिव एक्शंस या रिस्पॉन्सेस को हम लोग पीछे धकेल दें। फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया सी वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, और कल मेरा एग्जाम है।
इस वेब सीरीज को मैं बहुत दिन से देखने का वेट कर रहा था, लेकिन कल मेरा एग्जाम है। अब मेरा सेल्फ कंट्रोल है जो मुझे बताता है कि भाई आज अगर वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कल देख लेंगे रात को आकर के, लेकिन आज के दिन एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। तो जर्नली जब हम लोग अपनी लाइफ के साथ में बुरा करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो वर्किंग मेमोरी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल, इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज में कहीं पर हम गड़बड़ कर बैठते हैं। तो जब आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को करते हुए, जब आप तैयारी करने लग रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो किसी टॉपिक को, आप रेडी करना चाहते हो मटेरियल को, तो आप इन तीन बातों का ध्यान रखो कि आपकी वर्किंग मेमोरीज, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल आपकी हेल्प करनी चाहिए आपकी तैयारी के मामले में। तो मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप यूनिट नंबर 2 को तैयार करना चाहते हो, यूनिट नंबर 2। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि आप क्या करना चाहते हो। आप यूनिट नंबर 2 को किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, तो आपका जवाब मिल गया वाई। क्यों करना था आपको? क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। असल में सही मायने में ये आंसर नहीं है। आंसर तो ये है कि आप ये काम इसलिए करना चाहते हो क्योंकि